Hello everyone, this is Dr. Samina. Welcome to my channel. First of all, thank you so much guys for appreciating my previous video. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये मेटोलॉजी का टॉपिक है. वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर इट, सो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं. और माइक्रोबायोलॉजी के बाद का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. सिकल सेल एनीमिया में आज हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिफरेंस. मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल सेल में और सिकल सेल में क्या डिफरेंस है, पैथोफिजियोलॉजी और साइन और सिम्टम्स. सिकल सेल क्या होता है? नॉर्मली सेल जो होता है आरबीसी का वो राउंड शेप का होता है, बट अगर यही सेल अगर सिकल शेप का हो जाए तो उसे हम सिकल सेल डिसीज़ कहते हैं. पर अगर इस डिसीज़ की वजह से एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है जो कि इसका की सिम्टम है, तो हम इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक अफ्रीकन मेडिकल लिटरेचर ने रिपोर्ट किया था इस कंडीशन के बारे में, और इन ईयर 1870. और इन्होंने देखा था कि वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो इसे ऑकबेंजीज के नाम से बोलते हैं. ऑकबेंजीज का मतलब ही होता है अ चाइल्ड हु कम्स एंड गो. बिकॉज ऑफ वेरी हाई इन्फेंटेंट डेथ, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ पैदा होते साथ बच्चे मर रहे थे, तो इन लोगों ने उसका नाम बोला ऑकबेंजीज. फिर एक साइंटिस्ट थे जेम्स पेन हैरिक, इन्होंने सबसे पहले इस डिसीज़ को एक्सप्लेन किया था यूएस में 1904 में. बट उसके बाद भी 1910 को ईयर ऑफ सिकल सेल बोला जाता है, मतलब डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिकल सेल डिसीज़. अफेक्ट्स में देखेंगे तो प्राइमरली ये डिसीज़ किसी रीजन की वजह से नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एरिया में हो रही हो. ये ट्रेड्स की बीमारी है, मतलब कस्बे में, मतलब पर्टिकुलर ट्रेड्स में लोगों के उसमें मिलती है. ट्रेड्स का मतलब पर्टिकुलर जीन के लोगों में आपको ये डिसीज़ मिलेगी. तो सबसे पहले जब इस डिसीज़ का डिस्कवर हुआ था तो अफ्रीकन्स में, स्पेनिश में आपको, फ्रेंच लोगों में, ग्रीक्स में, बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों में और एशियंस में भी ये इसके ट्रेड्स मिले थे, राइट. अब सिकल सेल है क्या? सिकल सेल एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि हमें पेरेंट्स से मिलता है. अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी क्या होता है, बट इसमें होता क्या है इस डिसीज़ में कि जो आरबीसी है उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, राइट. और इस प्रोटीन में जो चेंज आता है जीन में, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी में, उसकी वजह से आरबीसी का शेप जो होता है वो रिजिड और सिकल, मतलब क्रिसेंट शेप का हो जाता है. तो अगर कोई नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो हम उसे HbA बोलते हैं, बट अगर सिकल ट्रेट का है तो उसको हम HbS बोलते हैं. क्लियर. अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? ठीक है, तो ऑटोसोमल मतलब कि अदर देन सेक्स क्रोमोसोम. हमें पता है 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल होता है और 1 पेयर जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो ये जो डिसीज़ है ये ऑटोसोमल रिसेसिव की वजह से हो रही है, मतलब ये तो क्लियर है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है. और दूसरी बात, क्योंकि ये ऑटोसोमल है इसीलिए इसका रेशियो मेल और फीमेल में इक्वल होता है. ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर किसी पेरेंट्स में दोनों के ही जीन, दोनों के एली मतलब पेयर ऑफ जीन अगर डिफेक्ट है और वो दोनों कैरियर हैं, पेरेंट्स कैरियर हैं, तो वो जो डिसीज़ होगी वो किस में शो होगी? उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चे में शो होगी, क्योंकि वो दोनों एलीज तो वो क्या है? वो कैरियर है, उन दोनों में ही वो जीन प्रेजेंट है,
सिकल सेल का, तो उन दोनों को तो डिसीज नहीं थी, बट उनके ऑफस्प्रिंग में, वन ऑफ ऑफस्प्रिंग में सिकल सेल डिसीज देखने को मिल सकती है। वन ऑफ बोला मैंने, है ना, सारे बच्चों में सिकल सेल होगा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक नॉर्मल हो सकता है एक कैरियर हो, और एक डिसीज, प्योर डिसीज भी हो सकता है। नेक्स्ट, नॉर्मल आरबीसी और म्यूटेंट आरबीसी में डिफरेंस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, वो है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। यूजुअली आरबीसी का लाइफ स्पेन जो होता है 120 डेज का होता है, राइट। अब 120 डेज का आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने में चेंज हो गया है? सिर्फ 10 to 20 डेज में। अब ये जो 100 दिन का डिफरेंस हो रहा है, ये एक मार्क डिफरेंस है, जिसकी वजह से आरबीसी तेजी से टूट रहे, ठीक है, और टूटने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन और आरबीसी दोनों की ही क्या हो जा रही है? डेफिशिएंसी हो जा रही है। दूसरा, आरबीसी बाइकॉनकेव होता है, डिश शेप, इलास्टिक होता है, स्मूथ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। बट वहीं अगर म्यूटेंट हो जाए तो आरबीसी सिकल शेप हो जाएगा, रफ हो जाएगा, आप डायग्राम में देख रहे हैं सिकल शेप का है, स्टिफ हो जाता है और स्टिकी हो जाता है। स्टिकी होने की वजह से और ऑक्सीजन कैपेसिटी भी इसकी कम हो जाती है। स्टिकी होने की वजह से क्या होता है कि नॉर्मली जो आरबीसी होते हैं वो इजीली फाइन कैपिलरीज में भी इजीली क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बाइकॉनकेव होते हैं, वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं। बट वहीं पे अगर हम सिकल सेल देखेंगे तो सिकल सेल क्या होता है? स्टिकी होता है, रिजिड होता है, तो ये जब फाइन कैपिलरीज के पास जाता है तो ये स्टिक हो जाता है, क्लॉट बना लेता है, और फर्दर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। फर्दर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो एनीमिया की कंडीशन होती है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होता तो ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होता है, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होती है। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन में हम सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये है आपका टेट्रामेरिक अल्फा बीटा ग्लोबुलिन का, जो कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन का डायग्राम है। ये जो आपको दो चेन्स दिख रही हैं, दो ग्रीन कलर की, दो येलो कलर की, तो जो ग्रीन कलर की वो अल्फा चेन है, और जो येलो कलर की है वो बीटा चेन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बीटा चेन होती है उसका जो 6 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो म्यूटेंट हो जाता है, मतलब वो डिफेक्ट हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन है उसको जिस शेप का होना चाहिए वो शेप का ना होके इलोंगेटेड लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी की भी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके क्रोमोसोम लेवल पे चेंज। और अब उसके बाद क्रोमोसोम लेवल पे चेंज होने की वजह से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, एक तो ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन भी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और सिकल शेप का हो जाता है। ये तो क्रोमोसोम के लेवल पे चेंज हुआ। अब और उसके अंदर चलते हैं डीएनए के लेवल पे, कि ऐसा क्या चेंज है जिससे क्रोमोसोम में डिफेक्ट आया है। तो डीएनए के लेवल पे, जिसको कोडिंग बोलते हैं, उसमें आप इतना जान लो कि जो वेलिन नाम का जो अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस्ड कर लेता है ग्लूटामिक एसिड को, सही है। अब हम समझेंगे कि डीएनए के लेवल पे क्या म्यूटेशन हो रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है नॉर्मल, जो आपको दिख रहा है कि डीएनए GAG CTC, ये जो आपको ट्रिपलेट कोडॉन दिख रहा है, राइट, ग्यूनाइन, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थियामाइन और साइटोसिन का कॉम्बिनेशन, ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है ये जब बनता है तो बनता है, जो मैसेंजर आरएनए लेके आता है वो बनता है GAG, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, ये नॉर्मल आरबीसी का प्रोटीन है। बट जब इसमें म्यूटेशन हो जा रहा है तो एडिनाइन और थियामाइन आपस में रिप्लेस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी आपको रेड कलर का दिख रहा है कि ग्यूनाइन
की जगह साथ एडिनाइन होना चाहिए, बट वो एडिनाइन ना हो के वहाँ पे क्या आ गया, थियामाइन आ गया। और साइटोसिन के साथ थियामाइन होना चाहिए, तो वो रिप्लेस होके क्या बन गया, एडिनाइन हो गया। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जब रिप्लेसमेंट हो जाता है तो इससे जो बाई प्रोडक्ट जो मैसेंजर आने ने लेके प्रोटीन बना रहा है, वो बन रहा है GUG, दैट इज वेलिन। ये म्यूटेंट प्रोटीन है। तो जब ग्लूटामिक एसिड से वेलिन बनता है, तब आपका बन जाता है क्या, सिकल सेल एनीमिया, सॉरी सिकल सेल RBC। सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स में सबसे पहले हम देखें, इसके जो साइन होते हैं वो बिगिन होता है 5 to 6 मंथ ऑफ एज से शुरू हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका जो की सिम्टम है वो है एनीमिया, जो अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC की वजह से होता है। तेज़ी से RBC टूटते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एनीमिया प्रोड्यूस होता है। दूसरा, अटैक ऑफ पेन, ठीक है, इसको अपन सिकल सेल क्राइसिस भी बोलते हैं। अब पेन का क्या है, पेन का फंडा मैं आपको समझाती हूँ कि बॉडी में अगर कहीं पे भी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, पुअर सप्लाई अगर हो, या हाइपोक्सिया की कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन तो ब्लड ही कैरी कर रहा है, वो भी नहीं पहुंचेगा। तो पेन एक साइन है जो कि हमारी बॉडी शो करती है कि वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है या लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, पुअर ब्लड सप्लाई। तो इसकी वजह से वहाँ पे अटैक्स ऑफ पेन हमारी पूरी बॉडी में देखने को पेशेंट की मिलती है, जॉइंट्स पेन, मस्कुलर पेन वगैरह वगैरह। दूसरा, वासो एक्सक्लूसिव क्राइसिस, हमें वासो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन के पीछे फंडा क्या है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है कि कैसे एक नॉर्मल RBC है, वो बाइकॉनकेव शेप का है, डंबल शेप का है, इजीली स्क्वीज होके फाइन कैपिलरीज से क्रॉस हो जा रहा है। बट जो सिकल शेप है वो स्टिफ भी है, वो स्टिकी भी है, वो आपस में चिपक के क्लॉट कर ले रहे हैं, और इस क्लॉट की वजह से आगे फाइन कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक वासो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन होती है ताकि ब्लड जा पाए, क्योंकि तभी ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लॉट। नेक्स्ट, टिश्यू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं बोल रही हूँ मैं, टिश्यू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या है, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ के सेल डेड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सारी चीज़ें ब्लड सप्लाई की वजह से ही होती हैं, ऑक्सीजन भी उसी की वजह से पहुँचती है, तो सारे काम भी उसी की वजह से होते हैं, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। स्प्लेनिक स्क्विस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब हमारा जो स्प्लीन है वो अपने आप को साइज़ में बढ़ा लेता है और वो काम भी तेज़ी से करता है, ठीक है। बढ़ा क्यों लेता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs बहुत ज़्यादा होते हैं, और साइज़ में एक और वजह से बढ़ाता है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन भी करना है, RBCs बनाना भी है। तो RBCs ख़त्म भी कहाँ हो रहे हैं, स्प्लीन में, और बन भी रहा है स्प्लीन में। यही रीज़न है कि स्प्लीन साइज़ में बढ़ जाता है। इंक्रीज इन हार्ट रेट, क्योंकि अब ब्लड कम है, RBC तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हार्ट तेज़ी से पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए। पल्स भी तेज़ चलती है, क्योंकि हार्ट रेट तेज़ है तो पल्स तेज़ चलती है, और क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए फीवर भी देखने को मिलता है। सो आज का इतना ही टॉपिक था। आई होप कि आपको इससे कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। सो प्लीज़ like, comments and share and subscribe my channel.